वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज हमारी डेट 27 तारीख हो चुकी है। 27 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। उससे पहले आप लोग चाहो तो ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और साथ ही साथ आप लोग चाहो तो ये वाला हमारा टेलीग्राम चैनल है, कभी भी चाहो तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ ये है हमारे 6 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, आज 6 पढ़ेंगे 5 की जगह। स्टार प्रचारक, म्यांमार के ऊपर पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट चीजें। कोरल ब्लीचिंग, जानते होंगे सभी लोग, इस शब्द को सुना होगा। इंडिया का एक्सपोर्ट, जीपीएस और बैंक्स के बारे में। सबसे पहला है स्टार कैंपेनर्स। देखो, स्टार कैंपेनर्स कौन होते हैं? जो कि पॉलिटिकल पार्टी के लीडर होते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, उन्हें स्टार कैंपेनर्स बोला जाता है। तो जितने भी स्टार कैंपेनर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, वो अभी बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहे हैं। तो इनके लिए देखो, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन हाँ, हमारी आरपीए एक्ट के सेक्शन जो है 77 में इनके बारे में लिखा हुआ है स्टार कैंपेनर्स शब्द करके। ठीक है। सो पॉलिटिकल पार्टी 40 स्टार कैंपेनर्स को यहाँ पर जो है वो बना सकती है। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो। ये इलेक्शन कमीशन यहाँ पे इनके नाम लेके आती है। अभी स्टार कैंपेनर्स को फायदे क्या मिलता है? अगर किसी कंपनी, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को यहाँ पर अगर बड़ा बना भी दिया गया तो उसको फायदे क्या मिलते हैं? तो देखो, सबसे पहली चीज तो वो जो है अपने राजनीतिक दल के प्रचार करने के लिए कभी भी हवाई यात्रा से जा सकता है, किसी और अन्य साधन का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है। तो उस दल के उम्मीदवार के चुनाव व्यय का हिस्सा वो नहीं माना जाएगा। उनके लिए लिमिट है 95 लाख रुपीज। वो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बड़ी बड़ी है वहां पे स्पेंड कर सकते हैं, अगर छोटी है तो 75 लाख कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। तो इलेक्शन कमीशन ने तो लिमिट कर रखी है, इसलिए यह स्टार प्रचारक संबंधित पार्टी द्वारा खड़ी किए गए उम्मीदवारों के लिए वोट जुटाने का काम करेंगे, जिससे उनके व्यय सीमा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो लेकिन प्रॉब्लम भी होती है इसके अंदर कि उनको डेकोरम, पूरा हर चीज जो है वो निभा के रखनी होती है। स्टार कैंपेनर अगर कभी भी कोई गलत तरीके से पकड़े, गलत काम के थ्रू पता चलता है उनका, तो उनको नोटिस भी मिल जाता है। कुछ भी गलत शब्द वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी और पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट भी वो कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, या किसी और कास्ट के लोगों को कुछ कह रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार की कोई भी चीजें जो होती है ना, वो यहाँ पर वो नहीं कर सकते हैं। मतलब उनके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शंस होती है, जो कि मेरे हिसाब से सही भी है। तो उन्हें कहते हैं स्टार कैंपेनर्स। आप ये टर्म जो है वो याद रखिएगा, स्टार कैंपेनर्स। ये एक लिस्ट होती है, हर पॉलिटिकल पार्टीज अपनी निकाल के लेके आती है। ठीक है। ये एक कॉन्स्टिट्युएंसी के हीरो कह लो कि आप वो होते हैं, और फैक्ट्स को देख करके इनको पूरा बनाया जाता है। स्टार कैंपेनर्स को पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से उनको यहाँ पे बनाती है। ठीक है, 40 हो सकते हैं, और कोई अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है तो वो 20 कैंपेनर्स लेके आ सकती है। ठीक है। अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए आया क्योंकि ये कांग्रेस के लीडर हैं, और पहले एक चीफ मिनिस्टर भी रहे मध्य प्रदेश के, कमलनाथ सिंह। उनका स्टार कैंपेनर का जो स्टेटस है ना, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वापस ले लिया। उन्होंने ये बोला कि भाई उनको वार्निंग दी, तब भी उन्होंने जो आचार संहिता है उसका पालन नहीं करा। तो उनको पालन तो करना पड़ता है। ठीक है। तो ये सब स्टार कैंपेनर के बारे में एक मतलब एक छोटा सा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी उनको फॉलो करना होता है। सो आप ये रीड कर सकते हो अच्छे से। ठीक है भाई, चलिए अगला आर्टिकल है हमारा म्यांमार के ऊपर। म्यांमार जो कि साउथ ईस्ट एशिया में आती है, आसियान नेशंस का ये एक हिस्सा है। तो जो ये म्यांमार है, यहाँ पर बहुत समय से कॉन्फ्लिक्ट्स आ रखे हैं। वहां का एक ग्रुप है कैरेन एथनिक ग्रुप। ठीक है। वो वहां पर जो म्यांमार और थाईलैंड का बॉर्डर है वहां पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो वहां पर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो वहां पर एक एथनिक कम्युनिटी है जिसका नाम है कैरेन एथनिक कम्युनिटी। नाम याद रखिएगा, कहाँ पर है? म्यांमार में है। वो यहाँ पर जो है कैप्चर करने में लगी हुई है। थाईलैंड के बॉर्डर में एक टाउन आता है मायावती।
वो उसको कैप्चर करना चाहती है, इसलिए उन्होंने कैरेन नेशनल लिबरेशन आर्मी भी बनाई है। ठीक है, वो कैरेन नेशनल लिबरेशन आर्मी जो है वो इस चीजों के ऊपर काम देखती है। तो अभी वहां पे काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ रखे हैं। ये आंग सान सू कोई की इलेक्टेड गवर्नमेंट के बाद से 2021 के बाद से वहां पे प्रॉब्लम्स शुरू हो चुके हैं। और पिछले 5 महीनों में आर्मी ने बहुत जगह पर जो है कंट्रोल किया भी है, और कई जगह पे अपना कंट्रोल पहले का जो था उसको लॉस भी कर दिया, लॉस मतलब खो भी दिया है। म्यांमार जिसका पुराना नाम बर्मा हुआ करता था, पहले के टाइम पे ये भारत का ही हिस्सा था। 1937 में म्यांमार जो है वो भारत से अलग हुआ है, 1975 35 के एक्ट के बाद। ठीक है, तो थाईलैंड यहाँ पे कह रहा है कि आसियान को संभालना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए, बहुत पहले से चलते आ रहे हैं कि केवल अभी का नहीं है। इसे सिविल वॉर कहते हैं वहां का, 2021 से लेके अब तक ये चीज चलती ही आ रही है। बहुत सारे मतलब हो गए, कितने साल हो चुके हैं आप देख सकते हो यहाँ पर, ये अभी भी ऑन गोइंग ही चल रहा है। ठीक है, कैरेन नेशनल आर्मी एक कोलिशन बनाए बैठे हैं जिसमें ये भी उनके लीडर है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो अब क्या हो क्या रहा है कि वे वहां के जो मायावती टाउन के जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है, लड़ाई बंद हो गई है, अपनी दैनिक गतिविधियां वो काम कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग थाईलैंड के माईसोत भागने की तैयारी में लगे कि भाई आसपास के रीजन में चले जाएंगे। म्यांमार में एक विमान भी है जो यंगून से माईसोत के लिए अनिर्धारित उड़ान भर के वहां तक लोगों को जो भागना चाहते हैं उनको वहां तक पहुंचा रहा है। तो थाईलैंड की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी ये बताया कि वो 3 फ्लाइट को यहाँ पर अलाउ कर रहे हैं कि 2-3 फ्लाइट्स वहां से यहाँ आ रही है। ठीक है, तो ये है म्यांमार के बारे में। ठीक है, म्यांमार सिविल वॉर, बर्मीज सिविल वॉर भी कहा जाता है इसको, ये अभी तक चलता ही आ रहा है। जब मिलिट्री तख्ता पलट हुआ था तब से ये चीज यहाँ पे चलती आ रही, एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन बनती जा रही है। इंडिया और म्यांमार के जो रिलेशन है इसमें क्या हो रहा है, भाई इंडिया म्यांमार के रिलेशन पुराने, क्योंकि म्यांमार हमारा ही हिस्सा हुआ करता था। और फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो है और चीफ आर्मी वहां पहुंचे थे म्यांमार में, तो वहां पे काफी सारी बातें उन्होंने करी हैं कोविड-19 के ऊपर। ठीक है, 3,000 जो है शीशियों का पैकेज भी हमने वहां पे दिया है ताकि वो पैंडेमिक में, देसी वीर की थी ना मेडिसिन कोविड के टाइम पे, तो वो भी हम लोगों ने उनको प्रोवाइड किया ताकि उन लोगों को कुछ हेल्प मिल सके इस चीज को लेके। और ये सब चीजें हम लोगों ने, जैसे हमने वहां पे एक ट्राइलैटरल हाईवे बनाया है आईएमटी के नाम से, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे, 3 कंट्रीज का मिल करके है ना। कलादार मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हम म्यांमार के साथ कर रहे हैं। तो इंडिया और म्यांमार के रिश्ते इस प्रकार से तो हैं, पर फिर भी सिविल वॉर तो वहां पे चल ही रहा है, और कॉन्फ्लिक्ट वहां पे ऑन गोइंग है। और रिलेशंस चाहे हम कितने भी अच्छे कर ले, पर जब तक वो खुद की कंट्री स्टेबल नहीं होगी तब तक वो किस प्रकार से रिलेशन अच्छे रख सकेंगे। वैसे हमारा म्यांमार के साथ 1600 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है, कम नहीं है, खूब अच्छा खासा बॉर्डर शेयर होता है। मिजोरम, म्यांमार, नागालैंड, मणिपुर, इन सब स्टेट से हम शेयर करते हैं। और बाकी पानी का बॉर्डर लगता है अंडमान के साथ। ठीक है, तो आज रिलेशंस तो मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ कोविड-19 के समय में हमने काफी उनको वैक्सीन दी है। वहां पर जब भी डिजास्टर आया है, साइक्लोन मोरा आया था, इसमें भी इंडिया ने अच्छी खासी वहां पे मदद करी है। तो इंडिया इन चीजों में काफी आगे रहता है। कलादार मल्टी बॉर्डर प्रोजेक्ट भी हम लोग वहां पे चला रहे हैं। ठीक है, रोहिंग्या का जब क्राइसिस आया तो तब भी इंडिया ने खूब वहां पे मदद करी थी। और जो वहाँ की ग्रुप्स हैं, उनके जो टेररिज्म को के जो ग्रुप चल रहे हैं उनको भी रोकने में इंडिया म्यांमार ने खूब यहाँ पे हेल्प एक दूसरे की करी। क्लियर हुआ भाई यहाँ तक? ये था हमारा सेकेंड आर्टिकल। ऐसे ही आता है थर्ड आर्टिकल, कोरल ब्लीचिंग। देखो कोरल प्रवाल भित्ति, ये तो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक आज का नहीं हमेशा से न्यूज में है। तो मैं आपको एक ही सजेशन यहाँ पे दूंगी कि कोरल ब्लीचिंग आप ज्योग्राफी में जरूर कवर अप करो। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो ये तो आपको जरूर ही कवर करना चाहिए। ठीक है, ये पढ़े बिना मत जाइएगा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे। अब कोरल ब्लीचिंग जो है वो एक नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है यूएस की, वो सब मिल करके कोरल रीफ को बचाने में लगे कि भाई अब आगे आने वाले टाइम में कोरल रीफ को प्रोटेक्शन देनी है। ठीक है, ये जो है ना कोरल ब्लीचिंग हो रही है, जो मतलब कोरल्स की डेथ जो होती जा रही है, ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है स्टेप्स लेने की जरूरत है। ठीक है भाई, तो 53 कंट्रीज में देखा गया ये चीजें बहुत हो रही हैं, और पहले भी ये चीजें देखी गई हैं कि काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल हो रही थी, काफी प्रॉब्लम्स हो रही थी।
कोरल ब्लीचिंग की वजह से। तो अब यहाँ पर ये देखा गया है कि कोरल ब्लीचिंग को सुलझाने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे। कौन लेगा? ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग, वैश्विक सामूहिक प्रवाल विरंजन की जो कमेटी है वो यहाँ पर इसके लिए स्टेप्स लेने वाली है। ठीक है, कोरल ब्लीचिंग क्या होता है आपको पता है, कोरल्स क्या होते हैं, प्रवाल भित्ति। ये आपको मिलेंगे एल्गे की जैसे होते हैं ये, जूजैंथले एल्गे के साथ जो है ये रहते हैं, छोटे छोटे से होते हैं जो कि अलग अलग कलर्स के देखने को मिलेंगे आपको। जब उनकी डेथ हो जाती है तो उसे कहते हैं कोरल ब्लीच। ठीक है, कोराल्स जो हैं, ये जो प्रवाल होते हैं, ये अच्छे खासे टाइम पे रह रहे होते हैं उस रीजन में। तो एल्गे जो है वो ब्लीचिंग मतलब उनकी जो है डेथ हो जाती है, और डिजीजेस जब उनको हो जाते हैं तब उनकी अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। और जो पूरी मरीन सिस्टम है ना, मतलब समुद्र की प्रजाति है, उसमें से 25% वो किस पे निर्भर है? कोरल्स के ऊपर। कोरल की जब डेथ हो जाती है तो पूरी साइकिल जो है वो हिल जाती है, उसे कहते हैं कोरल ब्लीचिंग, प्रवाल विरंजन। भारत का जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो इसी तरीके से पूरा बना है, कोरल्स के सहायता से ही बना है। ठीक है, अंडमान में भी मिलती हैं पर कम मिलती हैं, कोरल्स जो है वो आपको ज्यादातर वहां देखने को मिलेंगी, लक्षद्वीप में। ठीक है भाई, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि क्या है कि भाई पहली बात तो कभी टेम्परेचर बढ़ गया है ना, बहुत जबरदस्त, आपको पता है हीट हो रही है ना, बहुत तेज लू चल रही है, बहुत तेज जो है गर्मी पड़ रही है। तो हीट वेव्स की वजह से हो सकता है। पॉल्यूशन, तभी तो कहते हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन रोको, ताकि हमारे पानी को बचाया जा सके। तो ओशन में पॉल्यूशन है, एसिड्स को डाल देना, तो ये पॉल्यूशन बहुत बड़ा कारण है इस चीज का। तो हॉटेस्ट देखा गया 2023 इन मामलों में सबसे ज्यादा हॉट रहा है, और ये सब रीजंस की वजह से कोरल ब्लीचिंग हमें देखने को मिलती है। ठीक है ना। एल नीनो इफेक्ट भी है, जो क्लाइमेटिक चेंजिंग पैटर्न्स हैं, एल नीनो है, कोरल ब्लीचिंग है, तो पैटर्न्स तो काफी सारे हैं जिसकी वजह से ये सब चीजें होती हैं। ठीक है भाई, आप रीड कर सकते हो, पढ़ा होगा आप लोगों ने कोरल ब्लीचिंग या कोरल रीफ्स, मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स ने जरूर इसके बारे में कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि आपको लर्न करनी है, जो कि एग्जाम में सीधा सीधा एग्जाम में पूछी जाती है, कौन सी कहाँ कैसे। और वार्म हो जाना, अगर ओशन गर्म हो रहा है तो वो बहुत बड़ा नुकसानदायक कारण हो सकता है। ठीक है भाई, ये भी पढ़ लेना। आप ये सारा जहां तक रीड कर लो कोरल रीफ्स के बारे में, ये है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, सीधा कोरल रीफ्स पे क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे ही अगला आता है इंडिया का एक्सपोर्ट के मामले में। इंडिया एक्सपोर्ट अच्छा खासा चीजों को कर रहा है। तो वो जो एक्सपोर्ट होता है वो कौन से रिजाइम के तहत किया जाता है? वो है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, डब्ल्यूटीओ ने स्टार्ट करा है। उसमें ही लिखा होता है कि आपको किस चीज को, किस प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट में छूट मिल सकती है, किस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट में सब्सिडी कम रह सकती है, वो टैक्स कितना पे करना है, वो सब कुछ। ठीक है, RODTEP करके स्कीम है, ये जनवरी 2021 में आई थी पुरानी स्कीम्स को खत्म करके। ठीक है, और यूएस और ईयू ने इसके ऊपर ध्यान दिया, और फिर इसके ऊपर वेरिफिकेशन होती है। मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ, आपको पूरा ये रीड करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है कि हम किस चीज पे कितनी ड्यूटी जो है वो लगा रहे हैं, किस आइटम के ऊपर कितने अमाउंट में ड्यूटी लग रही है, किस अमाउंट में कितना टैक्सेस पे किया जा रहा है, कितना उसका रिफंड मिल रहा है, कितना उसको रेमिट किया जा रहा है, वो सारा कुछ जो है वो इसी में लिखा हुआ होता है। ठीक है, और ये सब काम करने के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड मिलकर के काम देखते हैं कि किस प्रोसेस में कितना डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, कितना वेरिफिकेशन उसके लिए चाहिए होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा आर्टिकल था, ज्यादा कुछ नहीं है इस आर्टिकल में, लर्न करने के लिए एज सच कुछ नहीं है आपके पास। बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपसे मैंने पूछी है, जो आपको भी याद करनी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको बहुत डिटेल में आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है।
चलिए फिफ्थ आर्टिकल देखेंगे। जीपीएस, आज ज्यादा बड़े आर्टिकल्स हैं नहीं। अभी रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि इसराइल ने ईरानी मिसाइल हमले से बचाव के लिए जीपीएस स्पूफिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। क्या होता है इसमें जीपीएस? जीपीएस तो आपको पता है क्या होता है, हर कोई इस्तेमाल भी करता है, जीपीएस तो सभी लोग जानते हैं। पर जीपीएस स्पूफिंग टेक्निक, इसमें क्या होता है, जीपीएस सिग्नल को ही मतलब धोखा दे देते हो आप, जीपीएस के सिग्नल में ही उसको उलट पुलट कर देते हो, हेर फेर कर देते हो, जिससे उनको ये विश्वास हो जाता है कि वो तो अन्य स्थान पे है। ठीक है, तो ये जो है ये टेक्निक भारत में कारगिल युद्ध के दौरान यूएसए की कार्रवाई जैसी पिछली घटनाओं की याद दिलाती है। ऐसा पहले भी किया गया है। तो ये बताया कि इसराइल ने जीपीएस जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल करा है जिसमें गलत सिग्नल दिए जाते हैं, मतलब आप हो कहीं और पर आपका जीपीएस जो है वो बताएगा कि आप कहीं और पर हो, जिससे ये फायदा होता है कि भाई जो दुश्मन होता है उसको आप चकमा देने के काबिल बन जाते हो। तो उसे हम कहते हैं जीपीएस स्पूफिंग। स्पूफ कर देना, थोड़ा भटकाव दे देना। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? तो ये इम्पोर्टेंट था स्पूफिंग के बारे में। स्पूफिंग जो है वो किसी भी काम में आप यूज कर सकते हो, दूसरे पर्सन के जो है उसको उलट फेर करने में यूज कर सकते हो, मिलिट्री के कामों में कहीं पर अड़चने डालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, आप ये रीड कर सकते हो कहीं पर भी। ये सारे इसके पॉइंट्स हैं जहां जहां पे इसको भटकाव के रूप में यूज किया जा सकता है, ताकि किसी को भी इसके बारे में कुछ पता ही ना चले और हमारा भटकाव भी पूरा हो जाए। तो उस प्रकार की चीज को हम कहते हैं जीपीएस स्पूफिंग। अभी हाल फिलहाल में इस्तेमाल हुई है, इसलिए हम लोगों को इसके बारे में पूरा एकदम क्लियरली पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी बन सकता है। तो हमें तो पूरी पूरी बात की एक जानकारी होनी जरूरी है कि क्या मतलब है इस चीज का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में ही। फाइनेंशियल फ्रॉड करने के लिए किसी बंदे की जानकारी किस प्रकार से देनी और जानकारी कैसे उल्टा करके दी जाएगी, तो वो भी इसमें ही आता है। तो ये जो प्रकार की चीजें होती है ना, स्पूफिंग करना कहते हैं। तो ये तो काफी इम्पोर्टेंट और काफी अच्छी एक तरीके से ये चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में तो देखो ऐसा सवाल आपको लगता ही है ना कि बन सकता है, तो बिल्कुल आपको भी इस तरीके की चीजें एग्जाम के लिए पढ़नी पड़ेंगी सारी। सिक्योरिटी के ऊपर बात आ जाती है। कारगिल वॉर में 25 साल पहले ऑपरेशन विजय के समय पाकिस्तानी सोल्जर्स जो है वो इंडिया आ गए थे और उन्होंने 1999 में जगह ले ली थी। तो इंडिया मिलिट्री ने जो है जीपीएस डेटा के लिए बोला था उस समय, लेकिन यूएसए ने इसको मना कर दिया था। और यूएसए ने शुरू में नागरिक जीपीएस रिसीवरों में जानबूझकर त्रुटियां लाने के लिए चयनात्मक उपलब्धता जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो इस तकनीक का उपयोग कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना की जीपीएस सटीकता को कम करने के लिए किया गया था, जिनसे ऑपरेशन में बाधा हुई। तो उस समय इंडिया ने, अब जीपीएस तो हमारा इस्तेमाल हम करते ही हैं, जीपीएस के अगेंस्ट जो है एक नया सिस्टम आ गया है जिसे कहते हैं नाविक। वो हमारे फोन्स में नहीं आया क्योंकि फोन्स में आने में उसको समय लगेगा, पर हाँ ये सिस्टम को यहाँ पे जो है मतलब हमारे फोन्स में तो नहीं है, लेकिन हाँ भारत में इसको पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। ठीक है भाई, ये नाविक जो है वो 1500 किलोमीटर की बाउंड्री तक बता सकता है, प्रिसाइज एक्यूरेशन इंफॉर्मेशन दे सकता है। इसरो के साथ इसरो ने मिलकर बनाया, नाविक की फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, उन्होंने इसको जो है वो डेवलप किया है, तो ये आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे रहा ये। इसरो और आईआरएनएसएस ने मिलकर बनाया है, सिक्योर इंफॉर्मेशन मिलेगी 1500 किलोमीटर तक। नाविक में दो सर्विसेज हैं, एक तो हो गया स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस एसपीएस के नाम से, जो हम लोगों के लिए होगी सिविलियंस के लिए। एक होती है स्ट्रैटेजिक यूजर्स के लिए, मतलब आर्मी वालों के लिए आरएस रेस्ट्रिक्टेड सर्विस। तो इस प्रकार से चलेगी, जैसे जैसे हर एक का अपना अपना सिस्टम है। जैसे यहाँ देखो पढ़ो, ये लिखा हुआ है जीपीएस तो हो गया उनका, यूएसए का हमने बोरो किया है, रशिया का है ग्लोनास, गैलीलियो है यूरोपियन यूनियन का, बीडू है चाइना का। तो हर एक का अपना अपना सिस्टम है जो कि इस तरफ ये ऐसे रहेगा, हमारा भी अपना नाविक आएगा। अभी तो नहीं, फोन्स कंपैटिबल नहीं है, पर आगे चल के हो जाए। क्लियर हुआ भाई ये वाला आर्टिकल में? चलो लास्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं, आज ज्यादा बड़े आर्टिकल्स थे नहीं तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बैंक्स की रीस्ट्रक्चरिंग, यूएन की सेक्रेटरी जनरल कह रही है कि जितने भी बड़े बड़े जो बैंक्स हैं ना, इनको रिस्ट्रक्चर करते हैं आगे आने वाले फ्यूचर में।
2024 के सितंबर में ये हो जाएगा। मल्टीलैटरल बैंक्स होते हैं जो बहुत अलग तरीके से काम करते हैं, जो लोन भी देते हैं, डेवलपमेंट भी करवाते हैं, प्रोजेक्ट्स भी करवाते हैं, काफी सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स। तो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हमें काफी अच्छे टाइप से फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं मल्टीपल कंट्रीज के थ्रू, और इनको फंडिंग भी मल्टीपल कंट्रीज देती है। जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है ना, बड़े बड़े बैंक्स हैं, बड़े मल्टीपल लेवल पे काम भी करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मल्टीलैटरल बैंक्स, जो फंडिंग भी बहुत सारे तरीकों से लेते हैं, जो फंडिंग देते भी बहुत सारे तरीकों से है, और डेवलप भी उसी तरीके से करते हैं। ठीक है, वो सिर्फ कॉमर्शियल बैंक नहीं होते कि अपना प्रॉफिट देखना होता है, वो पॉवर्टी के लिए भी काम करेंगे, इनइक्वालिटी के लिए भी काम करेंगे, लो इंटरेस्ट रेट पे या नो इंटरेस्ट रेट पे काम करेंगे, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन बैंक, इंटर अमेरिकन बैंक, इस तरीके के जितने भी बड़े बड़े बैंक है वो इसी तरीके से काम करते हैं। अब इनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनके पास जितना पैसा है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, वो अमाउंट जो है ना वो लेंड करने के लिए, किसी को देने के लिए उतना सही नहीं है, और जो चैलेंजेस आज के टाइम पे आ रहे हैं वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। प्लस सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे भी इसमें लगती है कि जो भी ये बैंक चला रहे हैं ना, वो कंट्रीज के जो मैक्सिमम जो मतलब फंडिंग जो हो रही है, वो सारी की सारी वोटिंग पावर उन कंट्रीज के हाथ में है जो उसमें मैक्सिमम फंडिंग दे रही है, उन कंट्रीज के हाथ में सबसे ज्यादा पावर है। तो डिसीजन मेकिंग पावर सबसे बड़ी वो डेवलप्ड कंट्रीज के पास आ जाती है। जैसे कि वर्ल्ड बैंक में रूल है कि वर्ल्ड बैंक का जो चेयरमैन होगा वो हमेशा यूएसए का ही होगा, क्योंकि यूएसए फंडिंग ज्यादा देता है। वही आईएमएफ में रूल है कि आईएमएफ का जो चेयरमैन या डायरेक्टर होगा वो हमेशा यूरोप का होगा। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग हो गया, चैलेंजेस हो गए, रिसोर्स हो गए, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मल्टीलेटरल जितने भी बैंक्स हैं उनमें ना एक कंस्ट्रेंट आ जाता है, रिस्ट्रिक्शन आ जाता है कि वो किस प्रकार से काम कर सकते हैं। उनके जो रिस्ट्रिक्शन है डिसीजन मेकिंग होता है, उनकी नीड्स, उनकी प्रायोरिटीज के ऊपर, ये एक काफी बड़ा उनको एक कंस्ट्रेंट प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, आप ये चैलेंजेस 1 2 3 लिखे हुए हैं, इसको भी आप पढ़ सकते हो। वो सोचते हैं कि एक ही चीज सब में फिट हो जाएगी, वन साइज फिट्स ऑल, एकल दृष्टिकोण सभी के लिए उपयुक्त रहेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसमें क्या है कि आप सभी के लिए सेम इंटरेस्ट रेट करो, अरे भाई जो डेवलप्ड कंट्री और जो डेवलपिंग कंट्री है वो सेम इंटरेस्ट रेट पे कैसे काम कर पाएगी। तो इसमें चेंजेस लाने के लिए सितंबर 2024 में एक समिट होगा जिसमें बैंकिंग सिस्टम पूरे वर्ल्ड का, मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, इंडिया का तो इंडियन गवर्नमेंट देखेगी, पूरे वर्ल्ड के बैंकिंग सिस्टम में कुछ ना कुछ चेंज लेके आ जाएगा, जो कि आज की जरूरत भी है। भाई यूएन में भी चेंज लेके आओ, यूएन में भी बहुत जरूरत है। तो रिफॉर्म्स क्या करेंगे, उसमें जो फाइनेंशियल चीजें हैं उसमें क्लाइमेट को भी जोड़ेंगे, साउथ और साउथ का कोऑपरेशन जोड़ेंगे, और उसमें जो यूनिफॉर्म रेट है या एक ही कंट्री का दबदबा है, ऐसी चीजों को स्टॉप करेंगे। तो ये रहेगा इसमें आगे। इंडिया भी वर्ल्ड बैंक के साथ जुड़ा हुआ है, एडीबी, एआईआईबी, एनडीबी, इन सभी बैंक्स का पार्ट है। आपको याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक अकेला नहीं है, वर्ल्ड बैंक 5 चीजों में आता है जिसमें इंडिया 4 का मेंबर है। वर्ल्ड बैंक 5 चीजों से बना है, सामने देखो लिखा हुआ है, आईबीआरडी, आईडी, आईएफसी, मीगा, ये 4 के पार्ट्स है इंडिया। इंडिया एक और इसमें है, वर्ल्ड बैंक में 5 होते हैं, हम 4 के पार्ट है। इसमें होता है आईसीएसआईडी, इंडिया उसका पार्ट नहीं है डिस्प्यूट्स वाले का, आईसीएसआईडी भी लिख लो आप अपने नोट्स में। तो वर्ल्ड बैंक अकेला वर्ल्ड बैंक नहीं है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इंडिया दोनों का पार्ट है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों ही वॉशिंगटन में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, और दोनों का फॉर्मेशन कब हुआ था, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद। एक कॉन्फ्रेंस है जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स, उसके बाद इसका जो है वो हुआ था। ठीक है भाई, ये भी आप लिख सकते हो। एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है और फोर्थ लार्जेस्ट शेयर होल्डर भी है इसमें ही। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक इंडिया, इंडिया इसके हेडक्वार्टर्स मनीला और मनीला फिलीपींस में है। फिर बाद में एक और यहाँ पे बनाया गया था, वो है एआईआईबी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसके हेडक्वार्टर्स हमारे जो है वो चाइना में है। एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स का सबसे हाईएस्ट बैंक में काउंट किया जाता है, 2014 में जो बना। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट सारी चीजें, आपको जो सारा पता होना चाहिए। ठीक है भाई, ये है आज के इम्पोर्टेंट सारे आर्टिकल्स। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चंस को, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अबाउट द पद्मा अवार्ड्स।
पद्मा अवार्ड सबने सुना होगा, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट लिखी हुई थी। पद्मा अवार्ड्स रिपब्लिक डे पे मिलते हैं, ना कि इंडिपेंडेंस डे पे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत थी कि वो इंडिपेंडेंस डे पे मिलते हैं, नहीं। 26 जनवरी को मिलते हैं, जिनके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर रहता है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री मार्च और अप्रैल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको हर साल प्रेजेंट करते हैं। उन्हें हम कहते हैं पद्मा अवार्ड्स। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री करके 3 अवार्ड्स दिए जाते हैं। राइट। आज का लास्ट क्वेश्चन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि 25 जनवरी 1950 को बनाई गई थी, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो साइट है आज के समय में ब्लॉक कर दी गई है आउटसाइड इंडिया। मतलब इंडिया के आउटसाइड अगर कोई भी व्यक्ति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट को देखना चाहे तो वो नहीं देख सकता जब तक इलेक्शन चल रहे हैं। ठीक है, इसमें होम पेज, वोटर रजिस्ट्रेशन पोर्टल, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सब चीजें यहाँ पे ब्लॉक कर दी गई। क्यों? क्योंकि अभी आज के टाइम पे साइबर अटैक्स बहुत बढ़ गए हैं इलेक्शन कमीशन पर, इसलिए उसको मद्देनजर रखते हुए जो इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने इस चीज को ब्लॉक कर दिया है। क्लियर है भाई? इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने कल की वीडियो में भी पूरा एक्सप्लेन किया था, वो भी आप इसमें पूरा पढ़ सकते हो। तो ये थे आज के हमारे पूरे आर्टिकल्स। और लास्ट मेंस का क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट को ब्लॉक किया है तो क्या इससे ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर कम होती है? क्या इस सोच के बेनिफिट्स क्या है और इसके नुकसान क्या है? पर ये इंडिया में नहीं की गई है, जिनको क्लियर हो जाए वो बता दूं, वो आउटसाइड इंडिया करी गई है सो दैट साइबर अटैक्स कोई भी प्रिवेंट कर सके। तो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के काम पे बताना है आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इस पूरे को लिखिएगा, कंप्लीट करिएगा। बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।